Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to my channel शिप्रा क्लासेस। कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी, जीन पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी। तो उसके कुछ टर्म्स थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। मुझे लगा आप लोगों के साथ डिस्कस करने चाहिए, तो मैं आज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं लाई हूँ। मैं थोड़ा सा और आपके साथ जीन पियाजे की थ्योरी को डिस्कस करूँगी, ताकि आज एक बार और जब आप उसको समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ईजिली क्लियर हो जाएगा, अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लेकर आई हूँ मैं आपके साथ कि क्वेश्चन में अगर आपको ये टर्म्स मिलते हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो टॉपिक है वो जीन पियाजे से रिलेटेड है, जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी से रिलेटेड है। अब देखिए, कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था स्कीमा का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको कल, कि एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑलरेडी जो आपकी स्कीमा में है, ऑलरेडी आप जो जानते हैं, आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या कहलाती है? स्कीमा। इट्स इम्पॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन द जीन पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी। नेक्स्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एसिमिलेशन का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था कि हम अपनी नॉलेज में जब कुछ ऐड अप करते हैं, कुछ नई नॉलेज ऐड करते हैं हम अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज में, तो वो एसिमिलेशन होता है। एंड एकोमोडेशन का मीनिंग होता है जब हम अपनी नॉलेज में कुछ मॉडिफाई करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, इट इज़ नोन एज एकोमोडेशन। तो इन तीनों के मीनिंग आपको क्लियर समझ में आने चाहिए। व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा इज़ योर एग्जिस्टिंग नॉलेज, एसिमिलेशन इज़ योर एड अप नॉलेज, मीन्स जो आप अपनी नॉलेज में, एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ ऐड कर रहे हैं वो एसिमिलेशन कहलाता है। एंड एकोमोडेशन, जो आप अपनी नॉलेज में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो वो एकोमोडेशन कहलाता है। तो ये तीन टर्म्स हैं जो जीन पियाजे की थ्योरी में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। अब एक टर्म और जीन पियाजे ने यूज़ किया था, रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, रिवर्सिबिलिटी जो आती है वो 7 to 11 ईयर्स के बच्चों में देखी जाती है, और इरिवर्सिबिलिटी 2 to 6 ईयर्स के बच्चों में। मीन्स मैं आपको अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो इरिवर्सिबिलिटी का मीनिंग ये हुआ, लाइक 2 ईयर्स का कोई बच्चा है, मतलब जो अपनी नॉलेज, जो जिसे ये पता है कि ये रिवर्स नहीं हो सकता, लाइक उसने आइस देखी तो उसे ये नहीं पता कि आइस वाटर में चेंज भी हो सकती है या वाटर आइस में चेंज हो सकता है, तो वो उसकी जो नेचर हुई वो इरिवर्सिबल हुई। 2 to 6 ईयर्स तक के बच्चों को के अंदर इरिवर्सिबिलिटी की नेचर देखी जाती है। अब 7 ईयर्स to 11 ईयर्स में जो रिवर्सिबिलिटी की एज आ जाती है, उसमें बच्चा ये समझने लगता है कि नाउ we can change water in ice and ice can change in water, means कि हम किसी चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, कि वाटर से हम आइस भी बना सकते हैं और आइस से हम वाटर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इरिवर्सिबल की जो एज होती है वो बच्चे के अंदर किस एज में रहती है। वो 2 to 6 ईयर्स में रहती है। आफ्टर दैट उसमें जो चेंजेस आते हैं वो होती है रिवर्सिबिलिटी की, मीन्स वो रिवर्सिबिलिटी की प्रोसेस को समझने लगता है, तो वो 7 to 11 ईयर्स में आती है। इक्विलिब्रियम मैंने आपको कल समझाया था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, इक्विलिब्रियम में हमने यही डिस्कस किया था, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, एक ऑब्जेक्ट परमानेंस जो वर्ड है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है वो होता है 0 to 2 ईयर्स के बच्चों में। मीन्स वो ऑब्जेक्ट को देखकर पहचानने लगते हैं। लाइक अभी हम छोटे बच्चे के सामने, 2 ईयर्स के बच्चे के सामने कोई चीज़ डाल दें, 6 मंथ के बच्चे के सामने कुछ चीज़ डाल दें, तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, वो उसे पहचानने की कोशिश करता है, तो कि हाँ ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस तक मुझे पहुंचना है किसी ना किसी तरीके से। तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस की एज होती है वो 0 to 2 ईयर्स में होती है। ईगोसेंट्रिज्म एंड एनिमिज्म, ये दोनों जो एज होती हैं वो होती है 2 to 6 ईयर्स के चाइल्ड में। ईगोसेंट्रिज्म का मीनिंग होता है आई, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज में काउंट करते हैं।
सबसे पहले मैंने आपको सेंसरी मोटर बताया था 0 to 2 ईयर्स। 0 to 2 ईयर्स में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। 2 to 6 ईयर्स में ईगो सेंटरिज्म एंड एनिमिज्म, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, आए। मीन्स ईगो होती है बच्चों में कि ये मेरा टॉय है, मैं आपको क्यों दूँ, मैं आपको अपना टॉय नहीं दूंगा, ये तो मेरे पापा लाए थे, ये तो मेरी मम्मा लाई थी। तो बच्चे के अंदर क्या होता है, आई की भावना होती है, ईगो सेंट्रिज्म की, ये मेरा है, वो किसी को अपने टॉयज नहीं शेयर करना चाहता। ऐसे ही एनिमिज्म का मीनिंग क्या होता है, अ चाइल्ड बिलीव्स ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग थिंग। मीन्स कि बच्चे को ये लगता है कि बच्चा जैसे सपोज टू भी कोई कार्टून देख रहा है तो उसे लगता है कि ये रियलिटी में ऐसा कुछ होता है, या कोई नॉन लिविंग थिंग को देखकर सोचता है कि ये तो लिविंग थिंग है। जो एनिमिज्म का मीनिंग क्या हुआ, अब जैसे एनिमेशंस होते हैं, बच्चा कार्टून चैनल कोई देख रहा है तो कई बार जिद कर बैठता है, नहीं हमें तो ये कार्टून चाहिए, हैं। तो एनिमिज्म में बच्चा ये विश्वास करने लगता है कि नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग इज़ अ लिविंग थिंग होती है। कंजर्वेशन जो आती है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है, मींस 7 to 11 ईयर्स में। अब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं कंजर्वेशन को, तो कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होगा, कंजर्वेशन का मीनिंग होगा एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट द क्वांटिटी, एरिया और वॉल्यूम डज नॉट चेंज विद द चेंज इन फॉर्म और शेप एंड साइज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। देखिए ये जो लाइन्स है, अगर मैं सिंपल शब्दों में आपके साथ एक्सप्लेन करूँ, इसका मतलब ये हुआ कि इस एज में आके मैंने आपको बताया था रिवर्सिबिलिटी का मीनिंग क्या बताया था कि बच्चा जो है एक रिवर्सिबल प्रोसेस को समझने लगता है। तो कंजर्वेशन भी कहीं ना कहीं उससे लिंक करता है, बच्चा ये समझने लगता है, उसके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि एक गिलास है सपोज टू बी, तो उसकी एक क्वांटिटी है, उसका एक एरिया है, उसका एक वॉल्यूम है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। डज नॉट चेंज विद द चेंज इन फॉर्म और शेप एंड साइज। जिस शेप में आप सपोज टू बी कोई भी आपके पास लाइक गिलास हुआ या कोई अदर इक्विपमेंट ऐसा हुआ कि जिसमें एक पर्टिकुलर उस बर्तन की या उसका एक अपना पर्टिकुलर शेप है, उसका पर्टिकुलर साइज़ है, तो हम उसका जो क्वांटिटी है, जो उसका एरिया है और उसका जो वॉल्यूम है उसको चेंज नहीं कर सकते विद द चेंज इन फॉर्म और शेप एंड साइज। तो कंजर्वेशन में बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि हर एक चीज़ की अपनी क्वांटिटी, अपना एरिया और वॉल्यूम होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। डज नॉट चेंज विद द चेंज इन फॉर्म और शेप एंड साइज। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। आपके 2 से 3 क्वेश्चन, चाहे पेपर 1 हो यूटेट का या सीटेट का, चाहे पेपर 2 हो यूटेट या फिर सीटेट का, सब में आपको देखने को मिलेगा। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग होती है 12 ईयर्स एंड अप तक। हमने कल डिस्कस किया था 15 ईयर्स तक। 12 ईयर्स से जो ऊपर के बच्चे होते हैं, जो फॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं, कॉन्क्रीट के बाद हम फॉर्मल स्टेज की बात करते हैं, तो वो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग 12 ईयर्स एंड अप के बच्चों में देखी जाती है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग का मीनिंग क्या हुआ? इट इज़ द एबिलिटी टू थिंक साइंटिफिकली बाय जनरेटिंग प्रिडिक्शंस और हाइपोथेसिस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। इस एज में आके बच्चा साइंटिफिकली सोचने लगता है, प्रिडिक्शंस जनरेट करने लगता है। प्रिडिक्शंस मतलब क्या होने वाला है, कुछ हाइपोथेसिस एक मतलब एक टेंटेटिव स्टेटमेंट की, मतलब कुछ हाइपोथेसिस तैयार कर लेता है। कोई प्रॉब्लम उसे दी जाए तो उसका सॉल्यूशन वो साइंटिफिकली या क्रिटिकली रीजनिंग के थ्रू वो समझने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर वो अब एबिलिटी, कॉग्निटिव का मीनिंग क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल, तो उस मेंटल पावर, तो उसकी वो मेंटल पावर जो उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो हो चुका है कि अब वो अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को साइंटिफिकली भी जनरेट कर सके और अपनी जो भी चीज़ सोच रहा है उसे साइंटिफिकली जनरेट करे बाय जनरेटिंग प्रेडिक्शंस और हाइपोथेसिस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप अच्छे से डिस्कस कीजिए, अच्छे से पढ़िए, 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो
अगर ईगोसेंट्रिज्म आपको कहीं भी मिलता है तो वो पॉइंट किसकी थ्योरी में कहा गया है, जीन पियाजे की थ्योरी में। तो आपको सिर्फ की पॉइंट्स देखकर ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ सोच रहे हैं, आपने 5 मिनट एक क्वेश्चन पे ही लगा दिए। इसीलिए मैं छोटे छोटे से की टर्म्स आपके साथ लेकर आ रही हूँ जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। आप जस्ट एक वर्ड देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये किस थ्योरी के रिगार्डिंग बात हो रही है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी टॉपिक में कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।